तो इस वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या महत्वपूर्ण बिंदु है और ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड किस प्रकार से महत्व रखता है। तो चूँकि ये जो विषय है ये हमारे पॉलिटी के साथ साथ आप हिस्ट्री में भी ये दिखाई देता है। ये दो सब्जेक्ट से मूलतः कनेक्ट करता है। इसका जो भी विषय वस्तु है इन दो चीज़ों में मिलता है। तो आइए समय को बिना बर्बाद किए हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्विक रिवीजन के इस सीरीज में क्विक रिवीजन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के हम 6 संवैधानिक विकास क्रम जो कि महत्वपूर्ण है उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा भी आपके कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, परंतु ये जो है कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो सर्वप्रथम है वो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, जो 1857 के विद्रोह के बाद अधिनियम को पारित किया गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को सौंप दिया गया था। उसके बाद में जो है भारत का शासन जो है सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया था। यहाँ से कंपनी के शासन को हटा करके अब यहाँ सीधा जो है ये महारानी विक्टोरिया के हाथ में इसका शासन चला गया। ठीक, और उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग वो प्रथम वायसराय के रूप में उभर के सामने आए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा कोर्ट ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। इसमें भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों भारत सचिव सहित को वेतन फिर से भारतीय राजस्व से दिया जाना था। 15 सदस्य परिषद व भारत सचिव के वेतन को भारतीय राजस्व से देना तय किया गया, लेकिन इसका संचालन लंदन से होता था। और ये जो है भारत का संस्था था, परंतु इसका संचालन लंदन से किया जा रहा था। तो भारत सचिव की परिषद एक निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा हो सकता था। तो देखिए जो 1858 का मूल जो सारांश अगर देखें तो इसमें जो है हमारा जो चीज़ें हैं ये डायरेक्ट कहाँ चला जा रहा है, कंपनी के शासन से महारानी डायरेक्ट ब्रिटिश की शासन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है शासन स्थापित हो जाता है, जो कि आप लोग पढ़े ही होंगे। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। इसको आप लोग को बार बार देखने की आवश्यकता होता है, क्योंकि जब हम एग्जाम में जब बैठते हैं और ये क्वेश्चन आता है तो उस समय रिकॉल करने की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए क्विक रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं दूसरा जो हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, जो 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उभरा था, क्योंकि इसका भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। यहाँ पे इससे क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। तो यहाँ सरकार की मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था थी उसकी नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इनमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा से होते थे, जिनको भारत में रहकर कार्य करने का 10 वर्ष का अनुभव होना था। 2 शेष सदस्य जो थे उनको 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव आवश्यक था। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्य होते थे। ठीक, जिसका रहने का प्रावधान किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में एज ए बिंदु पूछ लिया जाता है। तो इसमें कम से कम आधे जो सदस्य थे वो गैर सरकारी थे, किंतु शक्तियाँ विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी इनकी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वायसराय को विधानसभा ने भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थितियों में अध्यादेश जारी करने की जो यहाँ पर शक्ति है यहाँ से दे दिया गया था। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किए थे। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। यानी 3 प्रेसिडेंसी में सिर्फ 2 को मिला था, ये मद्रास, बम्बई को, कलकत्ता को छोड़ दिया गया था और वापस देकर के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। अब जो है आगे का जो हमारा सिस्टम है अब वो ये है कि अब जो ये 1861 का हो गया। 1909 से पहले आपको 1852 एक लास्ट जो है ये देखने की आवश्यकता है। 1852 का भारत परिषद अधिनियम जो है, इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान निर्वाचन पद्धति की शुरुआत था। हालांकि इसमें निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था कि पद्धति अप्रत्यक्ष थी और निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संख्या दी गई। विधानमंडल सदस्यों के अधिकार 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। प्रथम बजट में अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, सार्वजनिक हित के मामले में 6 दिन पूर्व सूचना देकर उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो ये 1892 का कुछ खास महत्व नहीं है, परंतु जो अब जो है 58 और 61, 1858 1861 और उसके बाद 1909, फिर 1909 के बाद 1919 और 1935, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से है, जो कि 1919 का भारत परिषद अधिनियम था। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी हम जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार जो है इसी को कभी कभी हितैषी निरंकुशवाद और संवैधानिक तानाशाही के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि किसे बोलते, किस अधिनियम को हितैषी निरंकुशवाद और संवैधानिक तानाशाही के रूप में जानते हैं। तो ये वो शासन है जिसको इस रूप में हम जानते हैं।
इस अधिनियम द्वारा परिषदों और उनके कार्य क्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया और उन्हें प्रतिनिधि एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो है वो निम्न है। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। प्रांतीय विधानसभा परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वह वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त की होने वाले प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे। और ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, विधान परिषद के सदस्यों को अंतिम रूप से बजट स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार किया गया था। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो इसको भी थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में पृथक निर्वाचन के आधार पर यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो ये 1919 में ही दिखाई दिया, जो कि गांधी जी इस एक्ट को सर्वनाश करने वाला एक्ट के रूप में भी इन्होंने कहा इसको। तो उसके बाद जो है अब हमारा 1919 का जो अधिनियम है, इसको उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है इस अधिनियम में। और इसके साथ में जो है जो प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली की शुरुआत जो है यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जनक इसके लियो का जो जनक थे लियोनेल कार्टिस थे। ठीक, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में नीचे ऑप्शन के रूप में पूछ लेता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें द्विसदनीय व्यवस्था को यहाँ से लागू की गई, जिसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद और राज्य परिषद का गठन किया गया। और उसके साथ में जो है यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करते हुए प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आरक्षित और हस्तांतरित के रूप में इसको बांट दिया गया। आरक्षित विषय में भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र, कारखाने आदि सेवाएं थी, जबकि हस्तांतरित सूची में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन जैसे विषय थे। आरक्षित जो विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की जो सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। इस अधिनियम ने पहली बार, ये शब्द अंदर आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे प्रयोग पहली बार किया गया। यानी पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से लागू हो रहा है? 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। और उसके साथ में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। मुसलमानों के साथ सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन यहाँ पे क्या किया गया? व्यवस्था किया गया इसका। तो ये पॉइंट को भी थोड़ा सा बढ़िया से देख लेने की आवश्यकता है। संपत्ति कर या शिक्षा कर के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग करते हुए राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार यहाँ से मिला। तो ये भी बिंदु को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके तहत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि ये कहाँ तक सही है और नहीं चल पा रहा है जो भी। उसके साथ में भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि भारतीय संविधान में, भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी अधिनियम है, क्योंकि हमारे जो वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन है उसका भी स्रोत 1935 ही है। तो इसको आइए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्तमान संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का अधिनियम है, जो कि इस दृष्टिकोण से भी ये एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव इसी से रखी गई, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देशी रियासत इसके तहत ही रखा गया। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया और शिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। और यहाँ से क्या किया गया? इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया, राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ इन्होंने प्रसारित की हैं। और संघीय सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54, समवर्ती सूची में 36 के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया, जो कि हमारे वर्तमान संविधान के जो है ये अनुसूची 7 में देखा जा सकता है, जिसमें इन तीनों विषयों को समाहित किया गया है। और इसी आधार पर हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत चल रहा है। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है, और जो है ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ भूमिका में आ जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसने भारत अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया। जो भारत सचिव 1858 में बनाया गया था, जब डायरेक्ट शासन लेने के बाद में
ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद मताधिकार का विस्तार हुआ, लगभग 10% जनसंख्या में बढ़ा। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो रिजर्व बैंक की स्थापना भी यहाँ से देखी जा सकती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों का 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग, भारत प्रांतीय सेवा आयोग तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। और उसके बाद में इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। तो ये है हमारा कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास क्रम है जो 1858 से 1935 तक है। आप इसमें अब आपको एक बार क्विक रिवीजन के रूप में आप इसको देख सकते हैं, जो कि हमारे पॉलिटी और हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में।